नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन, आप एनडीए का हिस्सा है। आधे साल से ज्यादा का वक्त सरकार को हो गया और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप उस इलाके से सांसद हैं जिस इलाके की एक सीट से प्रधानमंत्री जी संसद में पहुंचे हैं, पूर्वांचल से। आपका चुनाव क्षेत्र और प्रधानमंत्री जी का चुनाव क्षेत्र पड़ोसी है, हाँ, जुड़ा हुआ है। आप दोनों पड़ोसी हैं उस नाते। क्या कुछ बदला है, क्या कुछ ऐसा हुआ है जिससे लोगों को लगे कि वास्तव में अच्छे दिन आ गए, जो नारा आपने लगाया अपने इलाके में, प्रधानमंत्री जी ने लगाया अपने इलाके में? देखिए, जमीन की बात करें तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि अभी कुछ बदला है। मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि सरकार ने 6 महीनों में बदलाव हो इसकी शुरुआत कर दी है और इसके लिए सार्थक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अभी तक हमारे संसद के 2 सत्र हुए हैं और बहुत सारा अहम लेजिस्लेटिव काम है जो सरकार ने किया है। बहुत सारे विधेयक पारित किए गए हैं। इतना बड़ा देश है, जमीन पर चीजें उतरें उसके लिए अभी कुछ और समय रुकने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि 6 महीने में अगर हम ये कल्पना करें कि जमीन पे परिवर्तन नजर आने लगेगा तो थोड़ी सी जल्दबाजी जरूर होगी। थोड़ा सा और धीरज रखेंगे, कुछ समय बाद निश्चित रूप से हमें परिवर्तन दिखेगा। अनुप्रिया जी, असल में सरकार में जब पार्टियां आ जाती हैं तो उनका जो धैर्य का स्तर है वो बहुत बढ़ जाता है और जनता का धैर्य का स्तर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उसके पास वो है ना, हजारों ख्वाहिशें दिल में कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो जनता के पास तो इतनी अभाव है कि उसको शायद बहुत धैर्य समझ नहीं आता। सर, जिस इलाके से प्रधानमंत्री जी हैं और आप लोग हैं, वो इलाका उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है, सबसे विपन्न बदहाल इलाका। उत्तर प्रदेश का सारा जो कुछ वैभव है, समृद्धि है, श्री है, उल्लास है, उत्सव है, वो आपको पश्चिम में दिखाई देगा। मध्य उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सत्ता दिखाई देगी, सरकार वहां से चलती है। पूर्वांचल में कुछ नहीं दिखता। तो मेरे ख्याल से पूर्वांचल वालों को बहुत मुद्दत बाद लगा कि भाई पूरा पूर्वांचल भाजपा में हो गया और हाथी के पांव में सबका पांव, खुद प्रधानमंत्री जी वहां हैं। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी विधानसभा की, वो प्रधानमंत्री जी की लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हो गई। तो लोग, आप जाती होंगी मिर्जापुर में तो आपको भी पकड़ते होंगे, कहते होंगे अनुप्रिया जी अब तो कुछ होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो मिर्जापुर तो मेरा क्षेत्र है और प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी मैं जाती रहती हूँ, क्योंकि बनारस मेरा कार्य क्षेत्र हमेशा से रहा है। तो वहाँ भी मैं लोगों के बीच में जाती हूँ और लोग अपनी जरूरतें, अपनी आवश्यकताएं और अपनी आशाएं, बहुत सारी बातें मुझसे चर्चा करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि यहाँ इसकी जरूरत है, वहाँ उसकी जरूरत है। बहुत सारी बातें जो प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाना चाहते हैं उसका जरिया भी मुझे बनाने की कोशिश करते हैं कि आप हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाइए। और समय समय पर मैंने प्रयास भी किया है। लोगों को उम्मीदें हैं। मैं जानती हूँ कि जनता का धैर्य कम होता है और नेता कैसा है इस बात पे भी बहुत निर्भर करता है कि धैर्य कम होगा या ज्यादा होगा। मोदी जी के साथ लोगों के अधीर होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि मोदी जी से आशाएं और उम्मीदें बहुत ज्यादा है। लेकिन हमें धैर्य के मामले में भी थोड़ा व्यवहारिक होने की जरूरत है। इतना मैं जरूर अपने दर्शकों से, अपनी जनता से कहना चाहूंगी कि जमीन पर चीजों को उतरने में समय लगता है। हर काम को करने की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया का पालन हो, इसकी शुरुआत हो गई है। उसको जमीन पर आते आते, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं और एक सिस्टम के तहत हम काम करते हैं, तो चीजें जमीन पे उतरेंगी, आपको नजर भी आएंगी। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। और मोदी जी प्रधानमंत्री होकर भी अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति बहुत जिम्मेदार हैं। कई बार वो अपने संसदीय क्षेत्र जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पुनः वो 25 तारीख को जा रहे हैं और 1-2 दिन के लिए जब भी वो जाते हैं तो उसमें वो बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। वहां की जनता से अलग अलग फोरम्स पे वो बातचीत भी करते हैं, उनकी उम्मीदों को भी जानते हैं और कुछ न कुछ घोषणाओं को लेकर भी जनता के बीच में जाते हैं कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र के लिए ये लड़ा। अनुप्रिया जी, जो बनारस में जो प्रसाद वितरित हो रहा है समय समय पर, वो बाकी आसपास के इलाकों में भी बट रहा है क्या? क्योंकि हम लोग बचपन से देखते आए कि पूर्वांचल की राजधानी के तौर पर हम बनारस को देख सकते हैं। वो वहां का कि मेरुदंड है पूर्वांचल का।
तो बनारस सरसब्ज हो अच्छी बात है, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं, चंदौली है, मिर्जापुर है, भदोही, ये सब भी सरसब्ज हो। कुछ हवाएं उधर भी आ रही हैं क्या ठंडी? देखिए, सरकार के अंदर ये सोच है कि उन्हें सारे इलाकों को तवज्जो देनी है, और इसीलिए जो एक प्रक्रिया, एक जो परंपरा शुरू हुई है कि हर केंद्रीय मंत्री, जितने भी हमारे सांसद हैं विभिन्न क्षेत्रों के, उन सबको बुलाकर उनके क्षेत्र के लिए सुझाव और प्रस्ताव व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं। मैं स्वयं ऐसी मीटिंगों में जा चुकी हूं, तो हर सांसद से उसके क्षेत्र के लिए प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के अंदर ये अवधारणा है, ये सोच है कि हमें सिर्फ बनारस तक सीमित नहीं रहना है, हमें पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश के अंदर जहां जहां भी जनता की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करना है। तो कम से कम मैं उत्तर प्रदेश के मामले में जानती हूँ, बाकी राज्यों के संबंध में मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश का तो मैं बता रही हूँ कि हम सभी लोग गए हैं, हमने अपने प्रस्ताव भी दिए हैं। तो निश्चित रूप से जब प्रस्ताव लिए जा रहे हैं तो उनका अवलोकन भी होगा और उन पे कार्य भी होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक उदाहरण है हम लोगों के सामने, सैफई। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में इतना सरसब्ज कोई गांव होगा। उसकी सड़कें देखिए, उसमें लाइट का सिस्टम देखिए, उसमें गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, होटल, हेलीपैड, अच्छे शहरों को जो नहीं मिलता वो वहां पर है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए, लेकिन वो कन्फाइंड हो गया सिर्फ एक गांव तक। तो बनारस से फ्री हो जाए, उससे बहुत लाभ नहीं। बहुत लाभ मुझे लगता है तब होगा जब पूरे पूर्वांचल को लाभ मिले। तो इन दैट केस आई थिंक बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ मोदी जी। अगर उनकी सोच माननीय नेताजी की सोच से ज्यादा बड़ी है तो वो निश्चित रूप से बनारस से ऊपर उठकर सोचेंगे, ये तो उन्हें तय करना है। मुझे ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं कि वो बनारस पे विशेष ध्यान जरूर देंगे, लेकिन बनारस तक सीमित होकर नहीं रहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ एक राज्य से निकलकर पूरे देश का भ्रमण करके देश के सर्वोच्च पद पे बैठने का मादा रखता है, निश्चित रूप से उसकी सोच बड़ी है, दूरदृष्टि है, और मुझे लगता है कि सारे क्षेत्रों के विकास की ओर वो सोचेंगे भी और ध्यान भी देंगे। और ऐसा बहुत सारा काम हो भी रहा है, जो मैंने बताया कि हम लोगों से प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोच है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, और मैं समझती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री की सोच बड़ी है। नहीं तो खैर अटल जी की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है कि छोटे मन से बड़ा काम नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। सोच तो बड़ी होनी चाहिए। अनुप्रिया जी, आपका गठबंधन, आपकी पार्टी का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी से। मोदी जी कहते हैं नेशन फर्स्ट, देश पहले, बाकी सब चीजें बाद में, और सबका साथ सबका विकास। बात अच्छी है, सुनने में इस पर कोई आपत्ति कर नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग, पिछले आप 90 दिन को उठाकर देखिए उत्तर प्रदेश में, एक लग रहा है कि एक नया एजेंडा सेट हो गया। वो नेशन फर्स्ट, सबका साथ सबका विकास अलग हो गया। अब आगरा में जो हो रहा है, अलीगढ़ में जो हो रहा है, बनारस में जो हो रहा है, देवरिया में जो हो रहा है, ये कोई धर्मांतरण कह रहा है, कोई घर वापसी कह रहा है। क्या एजेंडा बदल गया क्या? मुझे नहीं लगता है एजेंडा बदल गया है। मैं ये जानती हूँ कि अगर हम एक समुद्र की बात करें तो एक समुद्र में बहुत सारी मछलियां होती हैं, तो कुछ गंदी मछलियां भी होती हैं। तो मोदी जी की सोच बड़ी है या उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों की सोच बड़ी है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनके पीछे कुछ ऐसे लोग नहीं खड़े होंगे कि शायद जिनकी सोच दूषित हो, और ऐसे लोग कुछ ना कुछ ऐसा गलत करें जिससे अंततः मोदी जी की प्रतिष्ठा को आंच आए। तो मुझे लगता है गंदी मछलियां हर जगह होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसी तमाम घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाते हैं, वो अपने आप उनकी सोच का परिचायक होगा। क्योंकि बड़ी हसरतों से, बड़ी उम्मीदों से, बड़ी मन्नतों से सरकार आई इतने बड़े बहुमत के साथ। स्वाभाविक है, पूरे देश का समर्थन मिले तभी आप इतने बड़े बहुमत को अचीव कर सकते हैं। लेकिन इधर एक जिसको हम लोग बोलते हैं डिसाइसिव पॉलिटिक्स, विभाजनकारी राजनीति, वो दिखने लगी। जो सांसद हैं, छोटे लोगों के छोड़ दीजिए, जो लोग संसद के सदस्य हैं, उनमें से लोग खड़े होकर बोल देते हैं कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त था। तो एक कहीं ना कहीं संदेश जाता है कि क्या ये दो चेहरों का खेल है? अगर संसद के अंदर किसी एक सांसद ने खड़े होकर ये बोल दिया तो हम ये समझ रहे हैं कि ये उसकी व्यक्तिगत राय नहीं है और किसी पार्टी की राय है। संसद में खड़े होकर तो वेंकैया नायडू जी ने भी बहुत कुछ बोला। उन्होंने भी कहा कि आर्टिकल 25 हमें ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, एंड इट सेज दैट वी हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट विदाउट एनी कोएर्शन
कोएर्शन इज नॉट अलाउड। तो हम वेंकैया नायडू जी की बात पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक किसी सांसद ने खड़े होकर यह कह दिया कि नाथूराम गोडसे क्या थे और क्या नहीं थे, तो उसे हम बीजेपी की सोच समझ रहे हैं। मैं बीजेपी की प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन अनबायस्ड होकर अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि किसी एक व्यक्ति के कहने से मित्र का धर्म होता है मित्र को डिफेंड करना, ये भी है। मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सोच रही हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं इसको इस नजरिए से देखूंगी कि जैसे और लोग देखना चाहते हैं या चाहते हैं कि दूसरे लोग देखें। मैं समझती हूं कि किसी एक ने क्या कहा, इससे पूरी पार्टी की क्या सोच है, इस पर हम मोहर नहीं लगा सकते। मैंने तो वेंकैया जी को भी सुना है पार्लियामेंट के अंदर, और मैं उनके बातों से मैं ज्यादा संतुष्ट हुई थी, और इस बात पे तो मैंने बहुत ध्यान भी नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद जो एक व्यक्ति खड़े होकर ये बात कह रहा है उस बात में उतना वजन नहीं है जितना वेंकैया जी की बात में वजन है। अनुप्रिया जी, होता क्या है कि हम लोग अपने अनुभवों से भविष्य की आहट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमको एक बार पता लगा कि जी दिसंबर में मैं सुबह 6 बजे कम कपड़े पहन के बाहर निकल गया तो जुकाम हो गया, तो अगली बार मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि भाई ऐसे जाऊंगा तो जुकाम हो जाएगा। मैंने 90 का दौर देखा, उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार आई, वो दौर देखा, तो वाजपेयी जी की सरकार के मंत्री भी हाउस में वही बोलते थे जो वेंकैया जी बोलते हैं, और उस समय के बीजेपी के बड़े नेता भी वही बोलते थे जो वेंकैया जी बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे आहटें शुरू हुई, और वो आहटें कब हाहाकार में बदल गई उसमें बहुत वक्त नहीं लगा। बात तो तब भी ऐसे धीरे धीरे शुरू हुई थी कि कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, 4 बड़े लोगों ने खड़े होकर कह दिया कि नहीं इसकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन वो पता लगता है व्यक्तिगत राय सामूहिक हो गई, और जो सज्जन सफाई दे रहे थे उनकी बात व्यक्तिगत रह गई। ऐसा अनुभव देखा देश ने। मैं तो इस अनुभव के लिए नहीं कह सकती कि मैंने ऐसा कुछ महसूस किया है, क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट में पहली बार पहुंची हूं, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि पुराने लोग भी वेंकैया जी की तरह बात करते थे और बातें फिर अंततः जाके कुछ और हो जाती थी। लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कि अगर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें एक व्यक्ति जो आहट कर देता है फिर वो सामूहिक आहट में बदल जाती है और गलत चीजें इस तरीके से सामूहिक आहट का रूप ले लेती हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी के भविष्य को इससे खतरा हो सकता है। तो इसके लिए तो बीजेपी के नेतृत्व को सोचना होगा। साथ में एक और बात पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि उस वक्त के दौर की जो बीजेपी थी और आज के दौर की जो बीजेपी है उसमें कुछ फर्क तो है। इसीलिए पहली बार बीजेपी इतने बड़े मैंडेट के साथ देश में आई है। इससे पहले बीजेपी इतने बड़े मैंडेट के साथ क्यों नहीं आई देश के अंदर? तो कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन तो हुआ है, और वो परिवर्तन ही हमें आशान्वित करता है ये सोचने के लिए कि शायद जो पहले हुआ था उसकी पुनरावृत्ति अब नहीं होगी। मैं ऐसे ही सोचती हूँ, और मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ। अनुप्रिया जी, क्या लगता है कि 2017 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो एक देश का बड़ा बैटल ग्राउंड होगा? तब तक मोदी जी की सरकार को भी थोड़ा वक्त हो चुका होगा, तब शायद सरकार के लोगों को भी ये कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि अभी अभी तो आए हैं, थोड़ा वक्त दो, है ना। उस वक्त देश का मिजाज समझ आएगा हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे से। वो एक बड़ा थर्मामीटर होगा जो बहुतों के भविष्य को तय करेगा। क्या ऐसा लगता है कि उसके लिए उत्तर प्रदेश में एक जो महाराष्ट्र में एजेंडा रहा, हरियाणा में रहा, दीगर राज्यों, बिहार में, जम्मू कश्मीर में, उनसे अलग हटके एक अलग किस्म का एजेंडा लागू चालू करने की कोशिश हो रही है? 17 को दिमाग में रख के ध्रुवीकरण जैसी कोशिश है? देखिए, कोई भी ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में काम नहीं करने वाला है। बीजेपी भी इस बार भी पावर में आई है तो ध्रुवीकरण नहीं काम किया है, काम की है विकास की बातें। मोदी जी की सर्व समाज को साथ लेकर चलने की सोच, हर मंच पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं अति पिछड़ी जाति से आता हूं, और बीजेपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी अति पिछड़ी जाति के व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रस्तुत किया है। देश में आने वाले 10 वर्ष दलितों और पिछड़ों के होंगे। मैं देश के अंदर जितनी भी जाति धर्म समाज के लोग हैं सबको लेकर चलूंगा, और मैं सबके विकास के लिए इस देश की पूरी ऊर्जा को समर्पित करूंगा। जब ये सोच लोगों को दिखी है तो मुझे लगता है कि लोग सारी बातों से ऊपर उठ के मोदी जी के नेतृत्व में खड़े हुए, और उन्होंने इतना बड़ा जनादेश दिया है। तो अगर उसी सोच के तहत 2017 में चलेंगे तो मुझे लगता है निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। लेकिन अगर पुरानी बीजेपी के एजेंडे पे जाके काम करने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।
अनुप्रिया जी, यहाँ मैं आपको रोकूंगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं वापस आए और उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे अनुप्रिया पटेल के साथ। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह और हमारे साथ हैं अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया जी, जो हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश का मिजाज अलग है, इसलिए यहाँ कैसी भी तबीयत का आदमी हो, जब यहाँ इस जमीन पर आता है तो थोड़ी उसकी तबीयत मचल ही जाती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। पूरे देश में सबका साथ सबका विकास था, दलित पिछड़ों को के 10 साल की बातें थी, सारी बातें अच्छी अच्छी थी जो आपने भी बताई। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी आती है ना, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, तो वो मुजफ्फरनगर में खड़े होकर बोलती है कि ये अपमान का बदला लेने का वक्त है, जो दंगों में अपमान हुआ है, ये पगड़ी के सम्मान का वक्त है। वहां पर बात आके अटक जाती है ना। इसलिए शायद उत्तर प्रदेश की तासीर थोड़ी सी अलग है बाकी राज्यों से, मुझे लगता है। हाँ, अलग है, पर हम ये कैसे श्योर हो सकते हैं कि उनकी इस बात पे वोट मिला और जो दूसरी बातें उन्होंने कही उस पर वोट नहीं मिला? ये फैसला आप और हम कैसे कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में जब हम जाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो आपको शायद पता ही होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मांस निर्यात करने वाली तमाम कंपनियों की फैक्ट्रीज हैं, वो एक सीरीज है। तो बीजेपी को वहां पर यह याद आता है कि इस देश में दुग्ध क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, लेकिन अब जो सरकार है, उस वक्त की कांग्रेस सरकार, वो गुलाबी क्रांति कर रही है, गाय और बछड़े काटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें आती हैं, ये शायद उत्तर प्रदेश का कुछ मिजाज है। इसलिए एक खतरा पैदा होता है कि जब ऐसी बातें आती हैं, एक बात इधर से आती है, दूसरी बात उधर से काउंटर आता है। आजम खान साहब कहते हैं कि तालिबान का इंडियन वर्जन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लीजिए, लड़ाई शुरू, पोलराइजेशन शुरू, ध्रुवीकरण शुरू। वहां पर आम आदमी थोड़ा सा ठिठकता है, सहमता है, उसको लगता है कि क्या फिर माहौल तनावपूर्ण होगा। ये मसला है। देखिए, मुझे लगता है कि इतने वर्षों से लोग इन सारी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशों को देखते आ रहे हैं और अब जनता भी समझ चुकी है कि चुनाव के वक्त किस तरीके की बातें कौन सी पार्टी करती है। हमें उन बातों में किस हद तक उलझना है, ये फैसला तो जनता को ही करना होगा। उत्तर प्रदेश का मिजाज अलग है, लेकिन कुल मिलाकर सबका मिजाज अलग होने के बाद भी एक जो जरूरत है वो पूरे उत्तर प्रदेश की, वो विकास ही है। और मैं जिस हिस्से से आती हूँ, पूर्वांचल, ऐसा नहीं है कि कास्ट पॉलिटिक्स पूर्वांचल में नहीं है, लेकिन आप वहां आकर भी सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स की बात करेंगे और विकास की बात नहीं करेंगे तो भी कुछ मसला हल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता सपा बसपा से उब चुकी है, कांग्रेस की वापसी के कोई चांसेस नहीं है। तो आप लेकिन अनुप्रिया जी, आपको भी परिणाम दिखाना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। 2.5 साल की सरकार आपकी हो चुकी होगी जिस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव। बिल्कुल, मैं तो आधा रास्ता तो पार हो चुका होगा। हाँ, सही कह रहे हैं आप। अब योजनाएं बन रही हैं। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। तब तो जमीन पर रिजल्ट नजर आएगा, तभी हम भी जनता के बीच में जाकर वोट मांगने के हकदार होंगे। और अगर हम रिजल्ट नहीं दिखा पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम जनता के बीच में जाकर उन्हें कोई होप्स दे सकते हैं कि हाँ, हम कुछ परिवर्तन करेंगे। 2.5 साल में हमने क्यों नहीं किया। उत्तर प्रदेश से एक केंद्र में मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, मैंने उनसे कहा कि जो गांव का आदमी है, जब वो आपको मिलता है तो वो आपसे सवाल करता है कि भैया अच्छे दिन आ गए लेकिन बत्ती नहीं आ रही। यूपी में लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी को बत्ती बोलते हैं, कुछ जगह बिजली बोलते हैं, कुछ जगह बत्ती बोलते हैं। मैंने कहता है, बोले हाँ। तो मैंने आप उसको क्या समझाते हैं? केंद्र राज्य का वर्गीकरण समझाते हैं क्या कि नहीं समवर्ती सूची है, अनुवर्ती सूची है? नहीं ना। वो तो कहता भाई साहब मैं तो इन्वर्टर नहीं खरीदा इसी आशा में कि अब आपकी सरकार आ गई, अब तो इन्वर्टर की जरूरत ही नहीं। मैंने कैसे पार पाएंगे? ये सवाल तो 17 में उठेगा ना आप लोगों के सामने। लोग कहेंगे कि भाई आम आदमी को अफगानिस्तान में आपने क्या रुख लिया, चाइना के प्रधानमंत्री ने यहाँ के बारे में क्या बोला, जापान में कौन सा सर्वे हुआ जिसमें मोदी जी जीत गए, कौन से स्क्वायर में क्या बोले, इससे गाजीपुर, मऊ, घोसी, आजमगढ़, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, कन्नौज का कोई वास्ता नहीं आम आदमी। वो तो देखता है राशन कार्ड बिना पैसे बना कि नहीं बना,
बीपीएल का कार्ड बना कि नहीं बना, वृद्धावस्था पेंशन, अस्पताल में डॉक्टर, स्कूल में मास्टर, हैंडपंप लगा कि नहीं लगा, चापाकल लगा, पूर्वांचल में चला जाएगा तो चापाकल बोलेगा, उधर जाएगा तो हैंडपंप बोलेगा। वो देखता है बिजली आ रही है कि नहीं, सड़क गड्ढे मुक्त हुई कि नहीं हुई। बिल्कुल सही बात। इतनी छोटी छोटी उसकी जरूरतें हैं। कुछ ऐसी फैक्ट्रियां लगी जहां लड़कों को नौकरी मिली उसके कि नहीं, इतने से उसका वास्ता है। कुल मिलाकर आप भी देखिए विकास के मुद्दे पर ही आ गए और मैंने भी वही बात कही। ये चीजें इतनी सरल नहीं, क्योंकि मैं देखता हूं इसमें एक तर्क सेल आउट करने की हम कोशिश करते हैं कि भाई देखिए सब स्टेट के विषय हैं। अब जनता किससे पूछे जाके? देखिए अखिलेश जी से पूछे तो वो कहते हैं कि बिजली कहां से दे, तो कोयला नहीं दे रहे। आपसे पूछे तो आप कहते हो कि जी ये तो विषय मेरा है नहीं, केंद्र का विषय नहीं है, ये राज्य का विषय है। तो कुल मिला के मिर्जापुर अंधेरे में। देखिए ये जो तर्क है ये गलत नहीं है। केंद्र और राज्य, सेंटर स्टेट जो रिलेशंस होते हैं, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, उसके नियम कायदे कानून के अनुसार ही हमको चलना है। लेकिन ये सिर्फ ये दलील देकर हम गरीबों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। हमें इसी फेडरल स्ट्रक्चर के जो सेंट्रल से स्टेट रिलेशनशिप्स हैं उसके बीच में से गरीबों को संतुष्ट करने का और उनकी जरूरतों को पूरा करने के रास्ते हमें डिस्कवर करने होंगे। उससे कोई बचाव नहीं है, मैं इससे सहमत हूं और ऐसा हमारी सरकार को करना होगा, तभी हम 2017 में लोगों के बीच में जा सकते हैं। मुझे याद आता है कि अभी मैं एक कार्यक्रम में था उत्तर प्रदेश में, तो वहां मैंने कहा कि तमाम पार्टियां जो हैं, गैर भाजपा पार्टियां, वो लोग इस उम्मीद पर बैठी हैं कि भाई मोदी जी को 2.5 साल हो जाएंगे 2017 तक, तो फिर इनके लिए एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाएगी तो हमको लाभ होगा। यानी मोदी का घोड़ा सुस्त पड़ जाएगा तो मेरा घोड़ा जीत जाएगा। एक वैसे ही अगर इसको हम उलट दें और ये हम सोचें कि अखिलेश यादव की सरकार की असफलताएं ही हमको सत्ता तक पहुंचा देंगी, तो मुझे लगता है शायद ये भी आकलन बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि लोग ये भी पूछेंगे कि 2.5 साल तो आपके पास भी एक सरकार थी दिल्ली की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर मैं समझती हूँ कि जो लोग सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे बैठे हैं, चाहे इस तरफ हो या उस तरफ हो, वो गफलत में बैठे हैं। और इंसान को कुछ भी पालना चाहिए, मुगालता नहीं पालना चाहिए। मेरा भी अपना क्षेत्र है, मैं भले ही सीधे बीजेपी का हिस्सा नहीं हूँ, एक अलायंस पार्टनर हूँ, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति मेरी भी जिम्मेदारी है और उसमें जनता को मेरी कोशिशें, मेरे प्रयास नजर आने चाहिए। अगर मैं प्रयास करूंगी, मेरे प्रयासों से जनता संतुष्ट होगी, तो आगे उनके बीच में जाने का और कुछ कहने का हक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये तो बिल्कुल सीधा फॉर्मूला है, उसमें कोई। अरे कई बार पार्टियां विकास को बताने में बहुत मेहनत करती हैं, तो मैं अपनी बुद्धि से कई बार सोचता हूं कि विकास ऐसी चीज नहीं है जिसको बताने में बहुत एनर्जी लगाई जाए। करने में लगा दीजिए, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो देखने लगता है। अगर मेरे गांव में स्कूल बनेगा तो अनुप्रिया जी को बताने की जरूरत नहीं, मुझे दिखेगा। बिल्कुल। अस्पताल बनेगा तो मुझे दिखेगा, सड़क बनेगी तो मेरी साइकिल उस पर चलेगी। सच है। लेकिन शायद बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप होर्डिंग लगा लीजिए अपने संतुष्टिकरण के लिए, हो सकता है कोई पढ़ा लिखा आदमी हो तो उस होर्डिंग को पढ़ भी ले, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां अशिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा है, वहां होर्डिंग काम नहीं करने वाली है। हम लाख बड़े बड़े होर्डिंग तो मायावती जी ने भी लगाए थे, होर्डिंग बड़े बड़े अखिलेश जी की सरकार भी लगा रही है, लेकिन जमीन पर कुछ नजर आए तो वो जमीन पर नजर आने वाला फॉर्मूला जो है वो सबके लिए लागू होता है बराबरी से, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार हो, या कल को हमारी पार्टी की सरकार आ जाए, सबके लिए लागू होता है। कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़े बड़े प्रचार बैकफायर भी कर जाते हैं? क्योंकि आपने कहा कि अब चमकने लगा है मिर्जापुर, एक होर्डिंग लगाया, अनुप्रिया पटेल की फोटो, 100 लोगों ने देखा, हो सकता है 90 लोग उसको देखकर गुस्से में आ जाए, वो कहें भाई ये क्या है, चमक तो राने, और इन्होंने लिख दिया। ऐसा भी हो जाता है कई बार। मुझे लगता है बीजेपी ने एक नारा दिया था, इंडिया शाइनिंग, अटल जी के समय में, और बाद में बीजेपी ने ही माना कि ये नारा जो था ये बैकफायर कर। जब आपने जाके किसी के कान में बोला ननकू के गांव में कि चाचा भारत चमक रहा है, उसने बगल में देखा कि यहाँ तो मुसीबतें हैं, तो उसको लगा नहीं ये बात ठीक नहीं। ऐसा भी दिक्कत आ जाती है पार्टियों के साथ। हाँ बिल्कुल आ जाती है। अगर हम देखिए किसी की सरकार हो, एक सेक्शन होता है जो संतुष्ट लोगों का होता है, एक सेक्शन होता है जो डिससैटिस्फाइड लोगों का होता है, और असंतुष्ट लोगों की संख्या हमेशा ज्यादा होती है।
तो हो सकता है कि हम जब होर्डिंग लगाएं और बहुत बड़े बड़े दावे करें तो जो संतुष्ट सेक्शन है वो तो खुश होगा, लेकिन जो असंतुष्ट है वो उसमें कुछ ना कुछ निकाल के और उसको बड़ा करके जरूर बताएगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि हम जमीन पर ज्यादा दिखाएं और कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें प्रचार करने की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि जनता ही अपने मुख से उन बातों को कहने के लिए मजबूर हो जाए। ये हमें परिस्थितियां क्रिएट करनी पड़ती हैं। मोदी जी का नाम चुनाव से पहले लेने के लिए लोग मजबूर हो गए ना। आपने कुछ ऐसा किया कि एक छोटा सा बच्चा भी बोलने लगा वोट फॉर मोदी, मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, व्हाट्सएप पे मैसेजेस चलने लगे, छोटे छोटे बच्चे भी मोदी को पहचानने लगे। तो हमने वो परिस्थितियां क्रिएट की। तो मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के लिए ये एक चैलेंज है कि हमें होर्डिंग लगाने की आवश्यकता ना पड़े, हमें खुद ना कहना पड़े कि हमने क्या किया, लोग स्वतः कहने लगे, ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने या इस सरकार ने ये किया। वो परिस्थितियां पैदा करने के लिए हमें योजना बनानी होगी, हमें सोचना होगा, हमें कार्य करना होगा। अनुप्रिया जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। उम्मीद पर दुनिया कायम तो नहीं कहूँगा, हिंदुस्तान कायम है, उत्तर प्रदेश कायम है। और मानकर चलता हूँ कि 22 करोड़ लोगों का सूबा चुनाव में जाए तो उसके सामने एक बेहतर विकल्प हो, ऐसा विकल्प जिसने परिणाम दिए हो, चाहे वो लखनऊ से परिणाम दे या चाहे दिल्ली से परिणाम दे। जनता का विकास होना चाहिए, जनता को बेहतर जिंदगी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, सवाल जवाब के नए सिलसिले के साथ। तब तक आप देखते रहिए समाचार प्लस। मुझे दीजिए इजाजत।